हेलो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण जो कि अप्रैल का है। अप्रैल 2021 का देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं इसको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। और हाईलाइटेड टॉपिक पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाईलाइटेड टॉपिक्स कौन कौन सा है, तो देखिए पहला टॉपिक है हरिद्वार कुंभ मेला केवल 28 दिन का, कोरोना महामारी के चलते अवधि घटाई गई। दूसरा टॉपिक है चमोली। चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुई जल प्रलय जैसी स्थिति में 206 लोगों की मृत्यु। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम व पुदुचेरी की विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन। अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद अंठावन अंठावन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी। कोरोना टीकाकरण के दूसरे दौर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण। नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को लंदन की स्थानीय अदालत की अनुमति। उसके बाद है संक्षिप्ति की। ठीक है, तो चलिए अब विस्तार से देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग विस्तार से देखेंगे कि हरिद्वार कुंभ मेला केवल 28 दिन का, कोरोना महामारी के चलते अवधि घटाई गई। तो वर्ष 2021 हरिद्वार में कुंभ मेले का वर्ष है। कोरोना महामारी को देखते हुए इसकी अवधि 28 दिन तक की सीमित रखने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने किया है। इससे पहले पूर्व यह आयोजन 3 से 4 माह तक चलता था। कितना चलता था? 3 से 4 महीना तक कुंभ मेला चलता था, जो कि इस वर्ष कोरोना के कारण, कोरोना संकट के कारण उत्तराखंड सरकार सिर्फ और सिर्फ कितना 28 दिनों तक ही सीमित रख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड का? तो श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तराखंड का है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। तो उनके अनुसार मेले को 28 दिन तक ही सीमित रखने का निर्णय संतों को विश्वास में लेकर ही किया गया है। मेले में प्रतिदिन 10-10 लाख श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। विशेष स्नानों पर यह संख्या 50 लाख तक पहुंच सकती है। मेले में 3 शाही स्नान 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल को बैसाखी व 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के शाही स्नान होंगे। कोरोना से बचाव के लिए मेले में विभिन्न सावधानियां बरतने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। मेले में आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर ही आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, आरोग्य सेतु ऐप व मास्क की अनिवार्यता इनमें शामिल है। ज्ञातव्य है कि कुंभ मेला हरिद्वार के अतिरिक्त प्रयागराज, उज्जैन व नासिक में 12-12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। कितने? 12-12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। कहाँ कहाँ? प्रयागराज, उज्जैन व नासिक। 12 साल बाद इन तीनों जगह में 12-12 साल में क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार इनके समानांतर में कभी कभी अंतर उत्पन्न हो जाता है। हरिद्वार में पिछले बार कुंभ मेला 2010 में आयोजित हुआ था। इस वर्ष इस बीच 2016 में अर्ध कुंभ भी वहां आयोजित हुआ था। चलिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का आयोजन देवताओं और असुरों द्वारा सागर मंथन के समय निकले अमृत कलश की घटना पर आधारित है। देवतागण इस अमृत कलश को असुरों के हाथों में नहीं आने देना चाहते थे। इस संघर्ष में असुरों द्वारा पीछा करने के दौरान कुंभ कलश से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में अमृत की कुछ बूंदें छलकी थी। कुंभ मेलों का आयोजन 12-12 वर्षों के अंतराल में इन्हीं 4 स्थलों पर होता है। और अर्धकुंभ मेला केवल 2 स्थानों हरिद्वार और प्रयागराज में कुंभ मेले के 6 साल उपरांत आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अर्ध कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ 2 राज्य में 2 जगह होता है। 2 स्थान में होता है। कौन कौन सा? एक हरिद्वार में होता है और एक प्रयागराज में होता है। ये दोनों हरिद्वार जो उत्तराखंड में है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों जगहों पे अर्ध कुंभ मेला आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, जो 6 साल बाद किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करने से सभी पाप और बुराइयों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज, इलाहाबाद में यह आयोजन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर, नासिक में गोदावरी के तट पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। तट पर 12-12 वर्ष के अंतराल पर होता है। कितना? 12-12 वर्ष के अंतराल पर होता है। प्रयागराज में कुंभ मेले का
पिछला आयोजन प्रयागराज में कुंभ मेले का पिछला आयोजन 2013 में हुआ था, जबकि उससे पूर्व 2001 में वह 1989 में कुंभ मेले का आयोजन वहाँ हुआ था। दो कुंभों के बीच में अर्ध कुंभ का आयोजन वहाँ 2007 में, वह उससे पूर्व 1995 में, वह 1983 में वहाँ हुआ था। इसी श्रृंखला में अगले कुंभ का आयोजन 2025 में वहाँ होना है। चलिए, नासिक में पिछला कुंभ मेला 2015 में संपन्न हुआ था, उससे पूर्व 2003 में कुंभ मेला वहाँ संपन्न हुआ। नासिक में आगामी कुंभ का आयोजन 2027 में होगा। उज्जैन में पिछले कुंभ मेले का आयोजन 2016 में हुआ था तथा उससे पूर्व यह 2004 में व 1992 में यहाँ संपन्न हुआ था। उज्जैन में आगामी कुंभ मेले का आयोजन 2028 में होगा। कितना में होगा उज्जैन में? तो उज्जैन में आगामी कुंभ मेले का आयोजन 2028 में होगा। नासिक व उज्जैन में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो नासिक और उज्जैन में सिर्फ कुंभ मेला जो 12 वर्ष में होता है वो यहाँ आयोजित होता है, मगर जो अर्ध कुंभ मेला जो आयोजित होता है वो सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में होता है, नासिक और उज्जैन में नहीं होता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अर्ध कुंभ मेला इन मतलब छाटना होता है कि इन मतलब कहाँ कहाँ इन दो स्थान को छाटना होता है। ठीक है, सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 में से 2 नासिक और उज्जैन में आयोजित नहीं होता है और 2 स्थान कहाँ कहाँ, हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुई जल प्रलय जैसी स्थिति में 206 लोगों की मृत्यु। तो चमोली में ग्लेशियर टूटने से कितने, 206 लोगों की मृत्यु हो गई फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड में चमोली में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा, श्री ऋषि गंगा व अलकनंदा नदियों में मलबे के साथ आई बाढ़ के रास्ते में जो कुछ भी आया पानी उसे बहा ले गया। नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से 13.2 मेगावाट की ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना तबाह हो गई तथा इससे 10 किलोमीटर दूर धौली गंगा पर 520 मेगावाट के तपोवन विष्णु गौड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट का बैराज नदी में उफान से टूट गया। इन दोनों परियोजनाओं में काम कर रहे सभी 170 लोग लापता बताए गए थे। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे थे, जिन्हें बचाने के काम युद्ध स्तर पर यह पंक्तियाँ लिखे जाने तक किए जा रहे थे। प्रतिदिन 1-2 नए शव मिलने से मृतकों की संख्या निश्चित नहीं हो पा रही थी। जल प्रलय के 17वें दिन तक 70 शव व 29 मानव अंग बरामद किए जा चुके थे, जबकि 136 लोग लापता बताए गए हैं। इन सभी लापता लोगों को राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से मृत 23 फरवरी 2021 को घोषित कर दिया है। इस प्रकार इस आपदा में मरने वालों की संख्या 206 मान ली गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में अपने कार्यक्रम रद्द करके घटनास्थल के लिए रवाना हो गए थे। सेना, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स व आईटीबीपी आदि की टीमें पूरी ताकत से राहत कार्यों में लगी हुई थी। इस आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हज़ार के मुआवजों की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के तथा गंभीर घायलों के लिए 50-50 हज़ार के मुआवजों की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम व पुदुचेरी की विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। ठीक है, तो देखिए अभी 4 राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है। 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल व असम के 7 केंद्र शासित क्षेत्र पुदुचेरी की विधानसभाओं के कार्यक्रम। देखिए 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल व असम के 7 केंद्र शासित क्षेत्र पुदुचेरी की विधान। तो केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? पुदुचेरी। 4 राज्य है, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और एक साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। इसके विधानसभाओं के कार्यक्रम मई जून 2021 में समाप्त होने को है। इन 5 विधानसभाओं के लिए नए चुनाव मार्च-अप्रैल 2021 में संपन्न होंगे। इनके लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग ने 26 फरवरी 2021 को की है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित अनुसार है। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा का कार्यक्रम 31 मई 2021 तक है। इसके लिए नए चुनाव 3 चरणों में क्रमशः 27 मई, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल 2021 को कराए जाएंगे। असम विधानसभा की इन 126 चुनावी सीटों में 8 सीटें अनुसूचित जाति के लिए व 16 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा का कार्यक्रम 24 मई 2021 तक है। इसके लिए नए चुनाव वहां एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को कराए जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभाओं की इन 234 सीटों में 44 सीटें अनुसूचित जाति के लिए व 2 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित है। केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 1 जून 2021 तक है। इसके लिए नए चुनाव वहां एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को कराने की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। राज्य विधानसभा की 140 चुनावी सीटों में से 14 सीटें अनुसूचित जाति के लिए व 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देखिए पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 30 मई 2021 तक है। इसके लिए नए चुनाव 8 चरणों में निम्नलिखित तिथियों में कराए जाएंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स 8 चरण कौन कौन से डेट में होने वाले हैं। तो देखिए पहला है 27 मार्च। पहला कब है? तो पहला है 27 मार्च जो 30 सीटों के लिए वोटिंग किए जाएंगे। 27 मार्च को 30 सीटों के लिए वोटिंग किए जाएंगे। उसके बाद है 1 अप्रैल को किया जाएगा, ये भी 30 सीट के लिए है। फिर 6 अप्रैल के लिए 31 सीट के लिए, 10 अप्रैल 44 सीट के लिए, फिर उसके बाद 17 अप्रैल 45 सीट के लिए, फिर 22 अप्रैल को 43 सीट के लिए, 26 अप्रैल को 36 सीट के लिए, फिर 29 अप्रैल 35 सीट के लिए वोटिंग किए जाएंगे जो 8 चरण में किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पुदुचेरी। केंद्र शासित क्षेत्र पुदुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 8 जून 2021 तक था। वहां विधानसभा को निलंबित रखते हुए राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 2021 से लागू है। नई विधानसभा के लिए वहां चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल 2021 को कराए जाएंगे। पुदुचेरी विधानसभा की 30 चुनावी सीटों में से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उपयुक्त चारों राज्यों व पुदुचेरी में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है। कोरोना काल में एक साथ 5 विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने को चुनौतीपूर्ण बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव के दौरान नियमों का पालन अनिवार्य होगा। घर घर जाकर चुनाव प्रचार की अनुमति होगी, किंतु अधिकतम 5 लोगों के साथ ही यह किया जा सकेगा। नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकेगी। मतदान के लिए घंटा समय इन चुनावों के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा में 10% की वृद्धि इन चुनावों के लिए की गई है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल व असम में एक सीट पर उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा 30.8 लाख होगी, जबकि पुदुचेरी में यह सीमा 22 लाख निर्धारित की गई है। 5 विधानसभाओं के लिए चुनाव के साथ ही लोकसभा की 4 तथा 14 राज्यों में विधानसभाओं की 18 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव भी कराने की घोषणा चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को की है। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन। पुदुचेरी में नए चुनाव से लगभग 2 माह पूर्व वहां हुई राजनीतिक उथल पुथल के पश्चात कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार फरवरी 2021 में अल्पमत में आ गई, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने त्यागपत्र 22 फरवरी को दे दिया। सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ विधायकों के पार्टी से अलग होने के बाद वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गई थी तथा विधानसभा में विश्वास मत पर मतदान से पूर्व मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र 22 फरवरी को दे दिया था, जिसके पश्चात किसी के सरकार के गठन हेतु दावा प्रस्तुत न किए जाने पर उपराज्यपाल का कार्यभार देख रही टी सुंदरराजन की स्तुति पर राष्ट्रपति शासन वहां लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री नारायण स्वामी के त्यागपत्र से एक सप्ताह पूर्व ही केंद्र सरकार ने तत्कालीन उपराज्यपाल किरण बेदी को उनका यह कार्यकाल पूरा होने से 3 माह पूर्व 16 फरवरी 2021 को उनके इस पद से हटाकर उनका यह कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन को सौंपा था। उपराज्यपाल पद पर डॉक्टर किरण बेदी का कार्यकाल मई 2021 तक ही था। पुदुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल भी 8 जून 2021 तक ही वहाँ था। इसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ 6 अप्रैल 2021 को नए चुनाव कराने की घोषणा चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को कर दी है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में किया गया।
तो फ्रेंड्स फिर से सुनिएगा, अहमदाबाद में जो गुजरात में है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। 1.32 लाख दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम ने दर्शक क्षमता के मामले में अब तक सबसे बड़े माने जाने वाले मेलबर्न स्टेडियम दर्शक क्षमता 1 लाख को पीछे छोड़ दिया है। इस पुनर्निर्मित स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम था तथा इसे मोटेरा स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता था। पुनर्निर्माण के पश्चात इसका नामकरण अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को किया। विश्व का यह सबसे बड़ा स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं से युक्त है। भारी वर्षा के पश्चात भरे पानी की आधे घंटे के भीतर निकासी के लिए आधुनिक जल निकासी प्रणाली वहां स्थापित की गई है। स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति श्री कोविंद ने भारत को पावर हाउस ऑफ क्रिकेट तथा हब ऑफ क्रिकेट बताया। 24 फरवरी 2021 से ही इस स्टेडियम में भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला का तीसरा टेस्ट खेला गया, जिसे दूसरे ही दिन भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीत लिया। 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए इसके परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव नाम दिया गया है, का शिलान्यास राष्ट्रपति श्री कोविंद ने किया। चलिए देखते हैं। 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी। तो 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी है। जातीय हिंसा व अलगाववादी आंदोलनों का शिकार रहे पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के लिए 12 फरवरी 2021 का दिन ऐतिहासिक रहा, जब अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद पहली बार इसकी विधानसभा में राष्ट्रगान की धुन बजी। 1 दिसंबर 1963 को असम से काटकर अलग राज्य के रूप में गठित नागालैंड की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान फरवरी 2021 में बजट अधिवेशन शुरू होने पर राज्यपाल के अभिभाषण से पूर्व व उसके उपरांत बजाया गया तथा मास्क पहने हुए सभी विधायकों ने एक साथ खड़े होकर इसका सम्मान किया। जिस सदन में कभी राष्ट्रगान नहीं बजाया गया में इस वर्ष राज्यपाल के अभिभाषण से पूर्व व उसके पश्चात राष्ट्रगान बजाने का सुझाव विधानसभा अध्यक्ष एस लांगकुमेर का था, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया। विगत 58 वर्षों से सदन में राष्ट्रगान का गायन या वादन क्यों नहीं हुआ, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। नागालैंड के ही पड़ोसी राज्य त्रिपुरा, जो 1972 से पूर्व एक केंद्र शासित क्षेत्र था तथा जिसे राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था, कि विधानसभा में भी पहली बार राष्ट्रगान की धुन भाजपा सरकार के गठन के पश्चात 23 मार्च 2018 को बजी थी। कोरोना टीकाकरण के दूसरे दौर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण। स्वास्थ्य कर्मियों व अग्रिम मोर्चों के कर्मियों के निःशुल्क टीकाकरण के पश्चात देश में कोरोना वैक्सीन का दूसरा राष्ट्रव्यापी चरण 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ है। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का तथा पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इन श्रेणियों में लोगों की कुल संख्या 27 करोड़ अनुमानित है। टीकाकरण के लिए लाभार्थी कोविन 2.0 ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण करा सकते हैं। अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण के लिए ऑन साइट पंजीकरण की सुविधा भी इस चरण के तहत दी जा रही है। लगभग 12,000 सरकारी अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की सुविधा जहां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 250 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है। इस चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के टीकाकरण के साथ हुई। उन्हें नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भारत बायोटेक की वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, गृह मंत्री श्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार व राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र सहित अनेक जानी मानी हस्तियों ने विभिन्न अस्पतालों में टीके की खुराक ली।
नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में टीका लगवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स। नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को लंदन की स्थानीय अदालत अनुमति। देखिए फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी, जो भारत से भागकर लंदन में रह रहा है, के भारत प्रत्यार्पण के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय को कुछ सफलता फरवरी 2021 में उस समय मिली जब लंदन की एक स्थानीय अदालत ने उसके प्रत्यार्पण के मामले में सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। अपने भारत प्रत्यार्पण को रोकने के कोरोना संक्रमण, अपने खराब स्वास्थ्य, कमज़ोर साक्ष्यों व भारतीय जेलों की खराब स्थिति जैसे तर्कों का हवाला नीरव मोदी की ओर से दिया गया था, जिन्हें स्थानीय अदालत ने 25 फरवरी के फैसले में खारिज कर दिया। नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को पूरी तरह से मानवाधिकार के दायरे में बताते हुए जिला जज ने अपने इस फैसले में यह भी कहा है कि भारत में न्याय न मिलने की आशंका की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। स्थानीय अदालत के इस फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का विकल्प अभी नीरव मोदी के पास है, लेकिन इसके लिए ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनकी याचिका पर पहले विचार करेगा। ज्ञातव्य है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ के घोटालों के जनवरी 2018 में हुए खुलासे के पश्चात नीरव मोदी परिवार सहित विदेश भाग गया था। घोटाले में नीरव मोदी की अश्लीलता के साक्ष्यों के आधार पर उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस सीबीआई ने जारी कराया था, जिसके आधार पर मार्च 2019 में उसे लंदन में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही उसके भारत प्रत्यार्पण के प्रयास सीबीआई द्वारा किए जा रहे हैं। इस मामले में एक अन्य आरोपी मेहुल चोकसी के एंटीगुआ में होने के समाचार है। एंटीगुआ के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि न होने के कारण कूटनीतिक स्तर पर उसके प्रत्यार्पण के प्रयास भारत द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, संक्षिप्ति देखते हैं। 18 माह के अंतराल के पश्चात जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल। 18 माह के अंतराल के पश्चात हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल हुई है जम्मू कश्मीर में। 18 माह के अंतराल के पश्चात जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा 6 फरवरी 2021 से पुनः बहाल कर दी गई है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से पूर्व ही इंटरनेट सेवा वहां बंद कर दी गई थी। 2G सेवा वहां 25 जनवरी 2020 से बहाल कर दी गई थी। बाद में गांदरबल व उधमपुर में ट्रायल बेस पर 4G सेवा 16 अगस्त 2020 से शुरू की गई थी, किंतु शेष जिलों में 2G सेवा ही जारी थी। 6 फरवरी 2021 से पूरे जम्मू कश्मीर में अब 4G सेवा बहाल कर दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात में राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों पर भाजपा विजयी। गुजरात के राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए फरवरी 2021 में संपन्न उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार निर्वाचन हुए, इनमें से एक सीट भाजपा सदस्य व एक अन्य सीट कांग्रेसी सांसद के निधन के कारण रिक्त हुई थी। इस उपचुनाव के पश्चात 245 सदस्यीय राज्यसभा में एनडीए की सीटों की संख्या 120 हो गई है, जिसमें 95 सीटें भाजपा की है। फरवरी 2021 के अंत की स्थिति सदन में 7 सीटें अभी रिक्त थी। चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे फ्रेंड्स। पहले हाईलाइटेड टॉपिक देख लेते हैं। 7 माह पूर्व प्रक्षेपित अमेरिका का मार्स रोवर परसिवेरियंस मंगल की सतह पर उतरा। संयुक्त अरब अमीरात का स्पेसक्राफ्ट होप मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। चीन का मार्स रोवर स्पेसक्राफ्ट तियानवेन 1 भी मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में 53वां स्थान। लोकतंत्र सूचकांक में डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दूसरी बार लाया गया महाभियोग प्रस्ताव भी सीनेट में खारिज। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की पहली सैन्य कार्रवाई। ईरान समर्थित मिलिशिया के सीरिया स्थित ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे सूची में बरकरार। नेपाल में संसद बहाल। संसद भंग कर नए चुनाव कराने के ओली सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की मालदीव यात्रा। चलिए हम लोग अब विस्तार से इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो पहला है, देखिए विस्तार से पढ़ते हैं।
7 माह पूर्व प्रक्षेपित अमेरिका का मार्स रोवर परसिवेरियंस मंगल की सतह पर उतर गया। ठीक है, देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मंगल मिशन को एक बड़ी सफलता फरवरी 2021 में उस समय प्राप्त हुई जब 7 माह पूर्व 30 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित उसका मार्स रोवर परसिवरेंस इसके साथ भेजे गए इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर की मदद से 18 फरवरी को सफलतापूर्वक इस लाल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर उतर गया। मंगल की सतह पर उतरने वाला नासा का यह पांचवा रोवर है। मंगल की सतह पर उतरने वाले नासा के इससे पहले के 4 रोवर क्रमशः सोजूर्नर 1997, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी 2004 तथा क्यूरियोसिटी 2012 थे। परसिवियरेंस रोवर के मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के अभियान में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञानी स्वाति मोहन की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। आकार के 6 पहिए वाले लगभग 1025 किलोग्राम वजन के परसिवरेंस में एक ड्रिल मशीन व 7 फुट की रोबोटिक आर्म के साथ 23 कैमरे तैनात है। मंगल ग्रह की चट्टानी सतह की जानकारियों के संप्रेषण के साथ साथ यह उसकी चट्टानों के नमूने भी एकत्र करेगा। इससे इस बात का पता लगने में मदद मिलेगा कि क्या इस ग्रह पर कभी जीवन था। मंगल ग्रह पर इस रोवर का कार्यकाल 10 वर्ष अनुमानित है। देखिए फ्रेंड्स, ये है रोवर मंगल की सतह पर परसिवियरेंस रोवर का फोटो है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नासा का परसिवियरेंस उन 3 अंतरिक्ष मिशनों में शामिल है जिनका मंगल ग्रह के लिए प्रक्षेपण जुलाई 2020 में किया गया था। ऐसे 2 अन्य स्पेसक्राफ्ट संयुक्त अरब अमीरात का होप तथा चीन का तियानवेन-1 था। इनमें होप ने 9 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। होप कक्षा में रहते हुए आंकड़ों का संप्रेषण करेगा। रोवर परसिवरेंस का प्रक्षेपण नासा ने अमेरिका में फ्लोरिडा स्थित केप कैनेवेरल एयरफोर्स स्टेशन से 30 जुलाई 2020 को किया था। यह प्रक्षेपण नासा के सबसे शक्तिशाली रॉकेट एटलस V541 के जरिए किया गया। मंगल की सतह पर भेजा गया अब तक का सबसे विशाल रोवर है। कार के आकार का 1025 किलोग्राम वजन का यह रोवर मंगल की सतह पर सूक्ष्म जीवन के लक्षणों की खोज करेगा तथा पृथ्वी पर भविष्य में वापसी के लिए नमूने भी एकत्र करेगा। परसिवरेंस के प्रक्षेपण हेतु पहले 17 जुलाई 2020 की तिथि निर्धारित की थी, जिसे तकनीकी कारणों से टालकर 30 जुलाई किया गया। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि यदि 15 अगस्त से पहले यह प्रक्षेपण न हो पाता तो इसके लिए 2022 तक का इंतजार नासा को करना पड़ता। जब पृथ्वी व मंगल ग्रह एक पंक्ति में होंगे, मंगल ग्रह पर यान भेजने का ऐसा अवसर 26 माह के पश्चात आता है। चलिए नया टॉपिक देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का स्पेसक्राफ्ट होप मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। मंगल ग्रह, मार्स के वातावरण व इस लाल ग्रह पर किसी प्राचीन जीवन के अध्ययन के लिए 3 देशों ने अपने अंतरिक्ष यान जुलाई 2020 में रवाना किए थे। इनमें चीन, संयुक्त अरब अमीरात व अमेरिका शामिल है। 7 माह में लगभग 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके तीनों ही स्पेसक्राफ्ट फरवरी 2021 में मंगल तक पहुंचेगा। संयुक्त अरब अमीरात UAE की अंतरिक्ष एजेंसी UAE स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह के लिए अपने स्पेसक्राफ्ट होप अल अमाल अरबी नाम का प्रक्षेपण 19 जुलाई 2020 को किया था। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर द्वारा इस अंतरिक्ष यान का निर्माण कोलोराडो विश्वविद्यालय के लेबोरेटरी फॉर एटमोस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के सहयोग से किया गया था। यह प्रक्षेपण जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के H-2A रॉकेट के जरिए जापान के ही तानीगाशिमा स्पेस सेंटर से किया गया था। मंगल की कक्षा में 9 फरवरी 2021 को इसने प्रवेश किया है। कक्षा में रहते हुए ही यह ऑर्बिटल मंगल के वातावरण के संबंध में आंकड़े प्रेषित करेगा। मंगल ग्रह के लिए किसी अरब या मुस्लिम देश का यह पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसकी घोषणा UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने जुलाई 2014 में की थी।
संयुक्त अरब अमीरात, चीन व अमेरिका के अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में। अरब देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने फरवरी 2021 में उस समय इतिहास रचा जब उसके अंतरिक्ष यान होप ने सफलतापूर्वक लाल ग्रह मंगल की कक्षा में प्रवेश कर वहां से आंकड़ों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया। यह मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला अरब देश है। संयुक्त अरब अमीरात के होप के पश्चात चीनी स्पेसक्राफ्ट तियानवेन ने भी मंगल की कक्षा में 10 फरवरी को प्रवेश किया तथा नासा का परसेवरेंस 18 फरवरी 2021 को मंगल की सतह पर उतर गया। मंगल ग्रह के लिए इन तीनों अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण जुलाई 2021 में अलग अलग तिथियों में किया गया था। इनमें यूए का होप जहां मंगल की कक्षा में रहते हुए आंकड़ों का संप्रेषण करेगा, तियानवेन 1 व परसेवरेंस के रोवर मंगल की सतह पर उतर कर जानकारियाँ प्रेषित करेंगे। ठीक है, चलिए। चीन का मार्स रोवर स्पेसक्राफ्ट तियानवेन 1 भी मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। जुलाई 2020 में ही मंगल ग्रह के लिए चीन ने भी अपने स्पेसक्राफ्ट तियानवेन 1 का प्रक्षेपण 23 जुलाई को किया था। यह रोवर भी 10 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के इस मंगल मिशन में ऑर्बिटल लैंडर व रोवर शामिल है। यह प्रक्षेपण चीन के शक्तिशाली लॉन्ग मार्च 5 हैवी लिफ्ट रॉकेट के जरिए हैनान प्रांत स्थित वेनचोंग स्पेस क्राफ्ट लॉन्च साइट ने किया गया था। 7 मार्च माह की यात्रा के पश्चात इसका ऑर्बिटल 10 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में पहुंचा तथा कक्षा में चक्कर लगाते हुए ऑर्बिटल से अलग होकर इसका लैंडर व रोवर लगभग 2 मार्च बाद मंगल की सतह पर उतरेगा। मंगल की सतह पर उसके उतरने के लिए स्थल यूटोपिया प्लिनेशिया निर्धारित किया गया है। मंगल की सतह पर घूमते हुए छोटी कार के आकार का 6 पहियों वाला इसका रोवर सतह के संबंध में आंकड़ों का संप्रेषण करेगा। इस संप्रेषण के साथ ही अमेरिका, यूरोप, भारत और संयुक्त अमीरात के पश्चात चीन मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजने वाला चौथा देश हो गया है। इस प्रक्षेपण से पूर्व चीन ने रूस के सहयोग से अपना पहला मंगलयान युगहू 1 में लॉन्च किया जो विफल। चलिए नया टॉपिक देखिए। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में 53वां स्थान। विभिन्न राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थिति के आकलन हेतु लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स की गणना ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 2006 से की जा रही है। वर्ष 2020 के लिए ऐसे सूचकांक रिपोर्ट 3 फरवरी 2021 को जारी की गई। इसमें 167 देशों व क्षेत्रों के लिए लोकतंत्र सूचकांक आकलित किए गए हैं। 0 से 10 अंकों वाला यह सूचकांक भारत के लिए 6.61 इस रिपोर्ट में आकलित किया गया है, जिससे 167 देशों की सूची में 53वां स्थान भारत को प्रदान किया गया है। यह पिछले वर्ष से 2 पायदान नीचे है तथा इससे विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। फ्लैवेड डेमोक्रेसी। भारत में लोकतंत्र की रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट इस वर्ष आई है। इससे पूर्व पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग में 10 पायदान की गिरावट आई थी। वर्ष 2018 के लिए भारत का स्कोर 7.23 था जो 2019 में 6.90 रहा तथा अब 2020 के लिए 6.61 ही रहा है। इस वर्ष भारत की रैंक में गिरावट के लिए प्राधिकारियों द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के मामले में की गई कार्यवाहियों को भी एक कारण बताया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की इस रिपोर्ट में भारत का स्थान इस वर्ष 2 पायदान गिरकर 53वां जहां हो गया है। लोकतंत्र की स्थिति के मामले में उसके सभी पड़ोसी देश भारत के काफ़ी पीछे हैं। 4.31 स्कोर के साथ पाकिस्तान 105वें तथा 2.27 स्कोर के साथ चीन 191 स्थान पर है। भारत के सभी पड़ोसी देशों के लोकतंत्र स्कोर व 2020 में उनकी रैंकिंग तालिका में दर्शाई गई है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक 2020 की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान नॉर्वे का है, जिसके लिए यह सूचकांक 9.81 आकलित किया गया है। इसके पश्चात क्रमशः आइसलैंड का 9.37, स्वीडन का 9.26, न्यूजीलैंड 9.25 और ये सारे देश हैं। सभी आपने देख लीजिए फ्रेंड्स, सारे देश के सूचकांक दिए गए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लोकतंत्र सूचकांक 2020 के लिस्ट दिया गया है। नॉर्वे सबसे पहला स्थान पे नॉर्वे का है, ठीक है, सबसे पहला स्थान नॉर्वे का है। और हमारा भारत कितने स्थान पे है? सबसे नीचे 10 राष्ट्र। देखिए हमारा भारत जो है फ्रेंड, देखिए हमारा भारत यहाँ पे है। देखिए हमारा भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति, हमारा भारत 53वां स्थान पे है 6.61 इंडेक्स के साथ भारत 53वां स्थान पे है। फिर देखिए श्रीलंका 6.14, बांग्लादेश
2.99, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन 2.27। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का यह सूचकांक 5 श्रेणियों पर आधारित है। चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद, प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, सरकार का कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता, इनके कुल अंकों के आधार पर देशों को 4 प्रकार के शासन में बांटा गया है। पूर्ण लोकतंत्र, 8 से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले। दोषपूर्ण लोकतंत्र, 6 से ज़्यादा लेकिन 8 से कम अंक वाले। संकर शासन, हाइब्रिड रिजिम, 4 से ज़्यादा लेकिन 6 या 6 से कम अंक हासिल करने वाले। और सत्तावादी शासन, 4 या उससे कम अंक वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दूसरी बार लगाया गया महाभियोग प्रस्ताव भी सीनेट में खारिज। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति हो गए हैं जिनके विरुद्ध 2 बार महाभियोग प्रस्ताव उनके कार्यकाल में लाया गया तथा दोनों ही बार प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात सीनेट में यह पारित नहीं हो सका। पहली बार पद के दुरुपयोग के आरोप में उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दिसंबर 2019 में प्रतिनिधि सभा में पारित हुआ था, किंतु सीनेट में यह पारित नहीं हो सका था। दूसरी बार कार्यकाल समिति से 1 सप्ताह पूर्व ही लाया गया महाभियोग प्रस्ताव 13 जनवरी 2021 को प्रतिनिधि सभा में पारित हो गया था, किंतु सीनेट में यह भी पारित नहीं हो सका। 6 जनवरी 2021 को जब कैपिटल हिल में उनके चुनाव संबंधी मतों की पुष्टि की कार्रवाई चल रही थी, उस समय कार्रवाई रुकवाने के लिए हिंसा के लिए अपने समर्थकों को उकसाने का आरोप उनके विरुद्ध लगाया गया था तथा इसी प्रक्षेप्य में दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव उनके विरुद्ध लाया गया था। राष्ट्रपति पद पर उनके कार्यकाल की समाप्ति से केवल 1 सप्ताह पूर्व यह महाभियोग प्रस्ताव डेमोक्रेट्स के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा में 13 जनवरी 2021 को 232 से 197 के बहुमत से पारित कर दिया गया था। महाभियोग प्रस्ताव पर सीनेट में कार्यवाही उनके कार्यकाल के समापन के पश्चात 8 फरवरी 2021 को शुरू हुई तथा बहस के पश्चात इस पर मतदान 13 फरवरी को हुआ। 100 सदस्यीय सीनेट में 57 मत प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, अर्थात 57 सीनेटरों ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को कैपिटल हिल पर हिंसा भड़काने का दोषी माना। 100 सदस्यीय सीनेट में रिपब्लिकन्स की संख्या 50 है। उनमें से भी 7 सीनेटरों ने ट्रंप के विरुद्ध मतदान किया, किंतु 2/3 बहुमत अर्थात 67 मत नहीं मिलने के कारण महाभियोग प्रस्ताव सीनेट में पारित नहीं हो सका। ठीक है, चलिए। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की पहली सैन्य कार्रवाई, ईरान समर्थित मिलिशिया के सीरिया स्थित ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने 25 फरवरी 2021 को पहली सैन्य कार्रवाई करते हुए सीरिया में एयर स्ट्राइक कर वहां मौजूद ईरान समर्थित विद्रोही ग्रुप मिलिशिया के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इराक की सीमा पर सीरिया स्थित इन ठिकानों पर अमेरिकी एयरफोर्स के F-15E युद्धक विमानों द्वारा 7 मिसाइलें इस एयर स्ट्राइक के तहत दागी गई, जिनमें मिलिशिया के 9 ठिकाने तबाह हुए बताए गए हैं। मिलिशिया ग्रुप के अनुसार इसके 22 लड़ाके इस मामले में मारे गए। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के एक प्रवक्ता ने इन हमलों को रक्षात्मक कदम बताते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों से इराक में अमेरिकी ठिकानों व लोगों पर हमले किए जा रहे थे। पेंटागन के अनुसार मिलिशिया के ठिकानों पर की गई यह एयर स्ट्राइक इराक में अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं पर किए गए हमलों का जवाब है तथा यदि ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका आगे भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देगा। सीरिया में किए गए इस एयर स्ट्राइक को ईरान के लिए सीधे चेतावनी बताते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ईरान को अब समझ लेना चाहिए कि मिलिशिया को समर्थन देने के परिणाम उसे भुगतने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका व गठबंधन देशों के सैनिकों की सुरक्षा मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वह सीरिया को अपना समर्थन जारी रखेगा। पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे सूची में बरकरार। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का वित्तीय कार्रवाई कार्य बल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से बाहर निकलने का प्रयास फरवरी 2021 में भी नाकाम रहा। FATF की पेरिस में 25 फरवरी 2021 को फ्रांस
फ्रांस की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में उसे ग्रे सूची में बरकरार रखते हुए कहा गया है कि उसे दी गई 27 सूत्रीय कार्यवाही योजना को पूरी तरह से लागू करने में वह विफल रहा तथा विशेषतः राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों से निपटने में वह असफल रहा। FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर के अनुसार उसे सौंपी गई 27 सूत्रीय कार्ययोजना में से 24 में ही कार्यवाही उसने पूरी की। उससे पूर्व 21 से 23 अक्टूबर 2020 को संपन्न वर्चुअल बैठक में भी पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही बरकरार रखते हुए उसे चेतावनी दी गई थी कि टेरर फीडिंग रोकने के लिए उसे निर्देशित 27 कार्यवाही बिंदुओं में से 21 पर ही काम उसने किया था। आतंकी संगठनों को दिए जा रहे सरकारी प्रश्रय तथा उनके वित्तीय लेन देन पर रोक लगाने में सरकार की विफलता के चलते पाकिस्तान को FATF ने अपनी ग्रे सूची में जून 2018 में शामिल किया था, जिससे उसे वैश्विक आर्थिक संस्थानों से मदद मिलने में बाधा आने लगी थी। FATF की काली सूची ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने तथा ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए 27 सूत्रीय कार्ययोजनाओं पाकिस्तान को प्रस्तुत की गई थी, जिससे लागू करने के लिए 15 माह का समय उसने मांगा था। उस समय सीमा में अपेक्षित परिणाम प्रस्तुत करने में विफलता के बावजूद चीन, टर्की और मलेशिया के प्रयासों से काली सूची में शामिल किए जाने से वह बचता रहा तथा कार्ययोजनाओं पर अमल के लिए उसे दी गई समय सीमा में वृद्धि की जाती रही। कोरोना संक्रमण के कारण भी अतिरिक्त समय उसे इससे भी मिल गया कि FATF की जो बैठक जून 2020 में पेरिस में होनी थी, कोरोना संक्रमण के चलते टल गई तथा अंततः यह अब फरवरी 2021 में संपन्न हुई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में नाम आने से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आई है तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण मिलने में भी कठिनाइयां आती है। बीते कार्यवाही कार्यबल FATF G7 देशों की पहल पर गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए 16 सदस्यों के साथ इसका गठन 1989 में किया गया था। 2001 में अमेरिका में हुई आतंकी हमलों के पश्चात आतंकी संगठनों का वित्त पोषण भी इसकी निगरानी के दायरे में लाया गया था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या भारत सहित 37 है। इनके अतिरिक्त 2 क्षेत्रीय संघ, यूरोपीय संघ व गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी शामिल है। देखिए, नेपाल में संसद बहाल, संसद भंग कर नए चुनाव करने के लिए ओली सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में उनके नेतृत्व वाले गुट को बड़ा झटका फरवरी 2021 में उस समय लगा जब पाकिस्तान प्रधानमंत्री की स्तुति पर संसद भंग करने में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया तथा संसद को बहाल करने के आदेश 23 फरवरी 2021 को जारी कर दिया। पार्टी में आंतरिक मतभेदों के चलते अल्पमत में आई ओली ने संसद भंग कर नए चुनाव करने की स्तुति 20 दिसंबर 2020 को की थी, जिसे स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने उसी दिन संसद भंग कर 30 अप्रैल से 10 मई 2021 को नए चुनाव कराने के आदेश दिए थे। साथ ही श्री ओली को नए चुनाव तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य करते रहने को राष्ट्रपति ने कहा था। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के ही पुष्प कमल दहल प्रचंड व माधव नेपाल के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी धड़े ने ओली के इस कदम को पार्टी विरोधी मानते हुए संसद भंग करने के फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी तथा साथ ही में ओली को पार्टी से भी निष्कासित कर दिया था। संसद भंग किए जाने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इससे विरुद्ध 13 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश शोलेंद्र शमशेर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 17 जनवरी से 19 फरवरी के दौरान इन याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात 23 फरवरी 2021 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें संसद भंग करने के सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए संसद को बहाल कर दिया तथा 13 दिन के भीतर संसद सत्र आहूत करने का निर्णय दिया गया।
सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। राजनीतिक मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि 275 सदस्य सदन में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य की संख्या 174, जिनमें से 90 सदस्य पुष्प कमल दहल माधव नेपाल गुट के साथ है। ऐसे में ओली के लिए सदन में बहुमत साबित करना संभव मीडिया रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव यात्रा। द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में भारत के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 20 से 21 फरवरी 2021 की मालदीव की यात्रा की। मेजबान विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद की अतिरिक्त रक्षा, आर्थिक विकास, खेलकूद से संबंधित मंत्रियों के साथ साथ पीपुल्स मजलिस मालदीव की संसद के अध्यक्ष, मालदीव का संसद कौन सा है तो पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नाशिद के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों पर उनकी वार्ताएं हुई। इनके साथ साथ राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने से भी मुलाकात हुई। विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दौरान मालदीव को दी गई $250 मिलियन की बजटीय सहायता के साथ कोविड-19 वैक्सीन की उपहार स्वरूप 2 बार दी गई 1 लाख खुराकों के लिए भारत का आभार मेजबान विदेश मंत्री ने व्यक्त किया। भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई लाइन ऑफ क्रेडिट से वहां संचालित आधारित संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा द्विपक्षीय वार्ताओं में की गई। समुद्री सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मालदीव के सिफावारू बंदरगाह के भारत द्वारा विकास व उसकी देखभाल हेतु समझौता दोनों पक्षों में हुआ। हुमाले मालदीव का एक द्वीप में 2000 आवासों के निर्माण हेतु एक क्रेडिट एग्रीमेंट भारत के एग्जिम बैंक व मालदीव के वित्त मंत्रालय के बीच संपन्न हुआ है। मालदीव के एक प्रमुख शहर अंडू में सड़कों के विकास हेतु भी एक समझौता विदेश मंत्री की मालदीव की इस यात्रा के दौरान किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया। कोविड-19 महामारी के चलते भारत से सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 25 मार्च 2020 से प्रतिबंधित है। प्रतिबंध की अवधि को समय समय पर बढ़ाने की घोषणा नागरिक उड्डयन महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा प्रति माह की जाती रही है। कोरोना के नए स्ट्रेन से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए इस प्रतिबंध को अब 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। प्रतिबंध का यह आदेश मालवाहक उड़ानों व DGCA की अनुमति प्राप्त विशेष उड़ानों पर लागू नहीं रहेगा। विभिन्न देशों के साथ ट्रैवल बबल्स समझौतों के तहत संचालित उड़ानों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नवीनतम सामान्य ज्ञान देख लेते हैं फ्रेंड्स। न्यू सामान्य ज्ञान, चलिए IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी व्याख्या। प्रत्येक मोबाइल फ़ोन का यह अपना अलग विशेष पहचान नंबर कोड होता है। IMEI नंबर सामान्यतः 15 अंकों का यह नंबर मोबाइल फ़ोन के निर्माण, मॉडल व मूल्य की पहचान बताता है। फ़ोन में *#06# डायल करके यह नंबर स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मोबाइल फ़ोन चोरी होने की स्थिति में इस नंबर की सहायता से उसका पता लगाने में मदद मिलती है। चलिए नियुक्तियाँ देखते हैं। अपॉइंटमेंट। महबूबा मुफ्ती 5वीं बार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष निर्वाचित। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लगातार 5वीं बार अध्यक्ष 22 फरवरी 2021 को निर्वाचित हुई है। इस पद पर उनका पिछला कार्यकाल 31 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो गया था, किंतु कोरोना महामारी के चलते नया चुनाव नहीं कराया जा सका था। 22 फरवरी 2021 को जम्मू में निर्वाचित मंडल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। इस पद पर उनका यह नया कार्यकाल 22 फरवरी 2024 तक होगा। PDP की कमान सुश्री महबूबा मुफ्ती ने ही 2009 से संभाली हुई है। उससे पूर्व उनके पिता व पार्टी के स्थापक मुफ्ती मोहम्मद सैयद इस पार्टी के अध्यक्ष थे।
पीडीपी पार्टी अध्यक्ष का इस चुनाव से कुछ ही दिन पूर्व पार्टी के कुछ नेताओं ने इससे अलग होकर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी नाम से एक नई पार्टी का गठन किया था, जिसे भाजपा का समर्थन भी था। सीपी मोहंती भारतीय थल सेना के उप प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती भारतीय थल सेना के नए उप वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी 1 फरवरी 2021 से बनाए गए। इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी जो सेवानिवृत्त हुए हैं का स्थान लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती ने लिया है। ओके, चलिए। इस नियुक्ति से पूर्व वह सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख थे, साउदर्न कमांड के प्रमुख थे। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता फरवरी 2021 में बने हैं। इस पद पर कांग्रेस के ही गुलाम नबी आज़ाद का स्थान श्री खड़गे ने लिया है। गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा की सदस्यता 15 फरवरी को समाप्त हो गई थी। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित थे। इसके केंद्रशासित क्षेत्र बन जाने के कारण वहां नई विधानसभा के गठन हेतु परिसीमन का कार्य अभी चल रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 2014 से 19 के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे, किंतु कांग्रेस की सीटों की संख्या कम होने के कारण उन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं था। कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के मध्य जोन के विशेष महानिदेशक कुलदीप सिंह को इस पुलिस बल के महानिदेशक डीजी का कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में 1 मार्च 2021 से सौंपा गया। इस पद पर एपी महेश्वरी जो 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं का कामकाज अगले आदेश तक वो संभालेंगे। भाजपा नेता विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC के नए अध्यक्ष फरवरी 2021 में बनाए गए हैं। इस पद पर भाजपा के ही श्री राम शंकर कठेरिया जिनका कार्यकाल पिछले वर्ष ही पूरा हो गया था का स्थान श्री सांपला ने 24 फरवरी 2021 से लिया है। भाजपा के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष रहे श्री सांपला 2014 से 19 के दौरान केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। अध्यक्ष पद पर ही श्री सांपला की नियुक्ति के साथ ही पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता श्री अरुण हालदार को आयोग का उपाध्यक्ष फरवरी 2021 में बनाया गया है। इनके अतिरिक्त सुभाष रामनाथ परधी व डॉक्टर अंजू बाला को इस आयोग में सदस्य बनाया गया है। इन सभी ने अपने यह कार्यभार फरवरी 2021 में संभाले हैं। मनप्रीत बोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त। मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा अब ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। उनकी इस नई नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 को ही की गई है। तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन को पुदुचेरी की उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। दोस्तों, उपराज्यपाल पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी थी, जिनको इस पद से हटा दिया गया है, और तेलंगाना की टी सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ठीक है, सरकार ने पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी को उनका कार्यकाल पूरा होने से 3 माह पूर्व ही फरवरी 2021 में इस पद से हटा दिया है तथा तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन को उनका यह कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में 16 फरवरी 2021 से सौंपा है। जयदीप भटनागर पीआईबी के नए महानिदेशक। भारतीय सूचना सेवा के 1986 बैच के अधिकारी श्री जयदीप भटनागर भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक 1 मार्च 2021 से बनाए गए हैं। पूर्व वर्षों में आकाशवाणी के प्रमुख रहे श्री भटनागर ने इस पद पर के एस धतवालिया जो 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं का स्थान लिया है। सत्येंद्र प्रकाश लोक संपर्क व संचार ब्यूरो के नए महानिदेशक।
भारतीय सूचना सेवा के सत्येंद्र प्रकाश भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन BOC के नए प्रधान महानिदेशक 1 मार्च 2021 से बनाए गए हैं। यह ब्यूरो मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के विज्ञापनों एवं प्रसारणों का कार्य देखता है। पहले इसे DAVP डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी नाम से जाना जाता था। चलिए देखेंगे पुरस्कार, अवार्ड्स, ऑनर्स। इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2020, इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2020। उद्योग व्यापार जगत में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु वर्ष 2020 के इकोनॉमिक्स टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार का वितरण 8 फरवरी 2021 को मुंबई में किया गया। यह पुरस्कार निम्नलिखित को प्रदान किए गए हैं। जीवन भर की उपलब्धियों के लिए पुरस्कार आदित्य पुरी HDFC बैंक, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पवन मुंजाल हीरो मोटरकॉर्प्स के चेयरमैन। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी ऑफ द ईयर HDFC बैंक, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी ऑफ द ईयर HDFC बैंक। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर ICICI लोबार्ड। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अडार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर प्रीथा व सुनीता रेड्डी अपोलो ग्रुप। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास गवर्नर RBI। क्या पुरस्कार मिला है? बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के गवर्नर, उनको क्या मिला है? बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर। उसके बाद कॉरपोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर TCS को मिला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कॉरपोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमने छोड़ दिया था। नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओंकोजो इवीला विश्व व्यापार संगठन की नए महानिदेशक। नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओंकोजी-इवीला विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई महानिदेशक DG वो 1 मार्च 2021 से बनी हैं। इस पद पर ब्राज़ील के रोबर्टो एजवेडो, जिन्होंने अगस्त 2020 में त्यागपत्र दे दिया था, का स्थान 67 वर्षीय नाइजीरियाई मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री ओंकोजो-इवीला ने लिया है। विगत 6 माह से यह पद रिक्त था तथा नए महानिदेशक के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने के इवीला के पक्ष में समर्थन घोषणा के पश्चात उनका यह चुनाव संगठन की जनरल काउंसिल की 15 फरवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न बैठक में किया गया। ओंकोजो-इवीला 164 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन की 7वीं महानिदेशक है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी व हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में उपाधियां प्राप्त ओंकोजी-इवीला विश्व बैंक के प्रबंधन निदेशक रह चुकी है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलिए। विश्व व्यापार संगठन के पूर्व महानिदेशक रॉबर्ट एजवेडो का इस पद पर दूसरा कार्यकाल अगस्त 2021 तक था, किंतु अगस्त 2020 के अंत में ही पद त्यागने की घोषणा उन्होंने मई 2020 में कर दी थी। इसके साथ ही नए महानिदेशक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 8 देशों ने इसके लिए अपने अपने उम्मीदवारों की पेशकश जुलाई 2020 तक की। विभिन्न वार्ताओं के पश्चात उम्मीदवारों की संख्या तथा 2 रह गई थी। इनमें इवीला के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री यू म्यूंग ही शामिल थी। अमेरिका का पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन दक्षिण कोरियाई उम्मीदवार के पक्ष में था, किंतु बाइडेन प्रशासन द्वारा इवीला के पक्ष में खुले समर्थन के पश्चात वू ने अपना नाम वापस ले लिया। नवनिर्वाचित महानिदेशक नागोजी-इवीला ने अपना यह कार्यभार 1 मार्च 2021 से संभाला है तथा इस पद पर उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक रहेगा। वह इस संगठन की पहली महिला महानिदेशक है। ज्ञातव्य है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसके अब तक के सभी महानिदेशक के नाम निम्नलिखित है। देखिए, पीटर सुंदरलैंड जो आयरलैंड के थे, 1 जुलाई 1993 से 1 मई 1995। रिंटो रुगेरेरो इटली के 1 मई 1995 से 1999। माइक मूर जो न्यूजीलैंड के थे, 1 सितंबर 1999 से 2002। सुपाचाई पिनिचपाकरी थाईलैंड के 1 सितंबर 2002 से 5। पास्कल लॉमी 2005 से 2013। रोबर्टो एजोडो ब्राज़ील के थे, 13 से 20। नागोजी ओंकोजो-इवीला 1 मार्च 2021 से। देखिए, पीटर सुपरलैंड 1 जुलाई 1993 से गैट के महानिदेशक थे तथा यही संगठन बाद में 1 जनवरी 1995 को WTO में रूपांतरित हो गया था।
ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ऑस्कर पुरस्कारों 2021 के लिए इंटरनेशनल फिल्म की श्रेणी की फिल्मों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जल्लीकट्टू अल्प सूचीबद्ध नहीं हुई। ठीक है, वर्ष 2021 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म के पुरस्कार के लिए मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू निर्देशक लिजो जोस पेलिसरी भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। यह फिल्म अल्प सूचीबद्ध 15 फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी। वर्ष 2021 के ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा 25 अप्रैल 2021 को की जानी है। इन पुरस्कारों में लघु श्रेणी की फिल्मों में विद्या बालन की निर्माता के रूप में पहली फिल्म नटखट रेस में है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का वितरण बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 2021 को किया गया। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष इन पुरस्कारों का वितरण लगभग 2 माह विलंब से हुआ। इन पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री के पुरस्कार ड्रामा श्रेणी तथा म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में अलग अलग दिए जाते हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सहायक अभिनेता अभिनेत्री सहित अन्य विभिन्न पुरस्कारों ड्रामा एवं म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी की फिल्मों के लिए संयुक्त रूप से ही दिए जाते हैं। यही वर्गीकरण फिल्मों के साथ साथ टेलीविज़न के पुरस्कारों में भी होता है। वर्ष 2020 के लिए 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार क्यों झाओ द्वारा निर्देशित फिल्म नोमाडलैंड को जहां मिला, वहीं म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में यही पुरस्कार जेसन वेलिनेर द्वारा निर्देशक फिल्म बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को प्राप्त हुआ। नोमाडलैंड के कुशल निर्देशन के लिए चीनी निर्देशक क्लो झाओ को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार जीतने वाली वह दूसरी महिला है। सिनेमा के क्षेत्र के 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की पूरी सूची निम्नलिखित है। ड्रामा श्रेणी सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड, निर्देशिका क्लो झाओ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन, अमेरिकी फिल्म या रेनिज ब्लैक बॉटम में भूमिका हेतु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अंद्रा डे, फिल्म यूनाइटेड स्टेट्स सर्विलेंस बिली हॉलिडे में भूमिका हेतु। म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म निर्देशक जेसन वेलिनेर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साचा बैरन कोहेन, फिल्म बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म में भूमिका हेतु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रोसामुंड पाइक, फिल्म आई केयर अलाउट में भूमिका हेतु। दोनों श्रेणियों में संयुक्त पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ, फिल्म नोमाडलैंड के निर्देशक हेतु। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता डेनियल कालू या जूहार्ड एंड द ब्लैक मसीहा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जूडी फास्टर द मोरेटियन, सर्वश्रेष्ठ पटकथा स्क्रीन प्ले द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 के लिए ईरान शौकीन, सर्वश्रेष्ठ मूल गीता लो सोई सीन गीत के लिए लाड़ा पसीनी व अन्य फिल्म लाइक हेड, सर्वश्रेष्ठ स्कोर जॉन बैटिस्टे व अन्य फिल्म सोल, सर्वश्रेष्ठ स्कोर जॉन बैटिस्टे व अन्य फिल्म सोल, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल, विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिनारी अमेरिका। सिनेमा के उपयुक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त टेलीविज़न के क्षेत्र के गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का वितरण 28 फरवरी 2021 को ही इनके साथ ही किया गया। चलिए अब आइए फेमिना मिस इंडिया 2020। ठीक है फ्रेंड, तो वर्ष 2020 की 97वीं फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल दौर फरवरी 2021 में मुंबई में हुआ। कोविड-19 महामारी के चलते इस प्रतियोगिता के पहले 3 चरण वर्चुअल तरीके से ही अक्टूबर 2020 जनवरी 2021 के दौरान कराए गए थे तथा चौथा अंतिम दौर मुंबई में हयात रेजिडेंसी होटल में कराया गया। देखिए, फेमिना मिस वर्ल्ड मनासा वाराणसी मध्य में वह दोनों अन्य विजेता मनासा बनी है। ठीक है, मिस फेमिना इंडिया 2020। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 23 वर्षीय मनासा वाराणसी को वर्ष 2020 की मिस इंडिया वर्ल्ड इस प्रतियोगिता में चुना गया। उन्हें इसका ताज पिछले वर्ष 2019 की मिस इंडिया वर्ल्ड सुमन राव ने पहनाया। यह दिसंबर 2021 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में
भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। हरियाणा की मनिका सयोकंद को फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का ताज इस प्रतियोगिता में मिला। वह मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2021 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फेमिना मिस इंडिया 2020 उप विजेता रनरअप का ताज उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को इस प्रतियोगिता में मिला। चलिए अब निधन देख लेते हैं दोस्तों। अख्तर अली भारत के पूर्व वर्षों के जाने माने टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का 82 वर्ष की आयु में 7 फरवरी 2021 को कोलकाता में निधन हो गया। 1958-64 के दौरान डेविस कप में लगातार ही भारत के लिए खेल चुके अख्तर अली बाद में भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान व कोच भी रह चुके थे। वह भारत के अग्रणी टेनिस खिलाड़ियों रामनाथ कृष्णन, विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज व लिएंडर पेस आदि के प्रशिक्षक रहे थे। वह भारत की मौजूदा डेविस कप टीम के कोच जीशान अली के पिता थे। ब्रूस टेलर न्यूजीलैंड के पूर्व वर्षों के ऑलराउंडर क्रिकेटर ब्रूस टेलर का 77 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2021 को निधन हो गया। भारत के विरुद्ध 1965 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले ब्रूस टेलर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर में 30 टेस्ट मैच व 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। अपना अंतिम टेस्ट मैच ओडीआई मैच भी जुलाई 1973 में इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने खेला था। राजीव कपूर बॉलीवुड के प्रतिष्ठित कपूर परिवार के सदस्य, अभिनेता और निर्माता निर्देशक राजीव कपूर का 9 फरवरी 2021 को मुंबई में हृदयघात से निधन हो गया। वह 58 वर्ष के थे। 10 से 12 फिल्मों में ही अभिनेता के रूप में काम उन्होंने किया था तथा फिल्म राम तेरी गंगा मैली में भूमिका से विशेष ख्याति उन्होंने प्राप्त की थी। राज कपूर के सबसे छोटे पुत्र राजीव कपूर के अभिनेता के रूप में पहली फिल्म एक जान है हम 1983 थी। नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश से लोकसभा के सदस्य व मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री नंद कुमार सिंह का 2 मार्च 2021 को गुरुग्राम के अस्पताल में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2014-18 के दौरान मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे श्री नंद कुमार सिंह 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेंगे फ्रेंड्स। जैसे फरवरी 2020 में 4 फरवरी को क्या श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। फिर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी नेशनल डिवर्मिंग डे। 10 फरवरी विश्व दाल दिवस। 10 फरवरी को प्रतिदिन विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में 20 दिसंबर 2018 को किया गया था। तदनुरूप ऐसा पहला दिवस 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था। 11 फरवरी इंटरनेट सुरक्षा दिवस। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। एक माध्यम के रूप में रेडियो की महत्व को स्वीकार करते हुए 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 36वें सत्र में 3 नवंबर 2011 को किया गया था। 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस। 20 फरवरी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक भेदभाव दूर करने तथा समानता लाने के उद्देश्य से 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में किया गया था। 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्टेटहुड दिवस। कौन सा दिवस? स्टेटहुड दिवस। मिजोरम जो पहले असम का एक जिला था, 1972 में केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। बाद में 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश भी पहले केंद्र शासित क्षेत्र था तथा पूर्ण राज्य का दर्जा इसे 20 फरवरी 1987 को दिया गया। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में स्वीकृत यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को प्रदान की गई। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट लागू होने के परिप्रेक्ष्य में प्रति वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा अपने प्रसिद्ध रमन प्रभाव, जिसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रदान किया गया था, की खोज 28 फरवरी 1928 को की गई थी। इसी उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 फरवरी 2021 से चीन में धात्विक बैल का वर्ष ईयर ऑफ मेटल ऑक्स, धात्विक बैल का वर्ष।
चीन में 12 वर्षों में ज्योतिष चक्र के आधार पर लगातार 12 वर्षों का नामकरण अलग अलग जानवरों के आधार पर होता है। इसी श्रृंखला में 25 जनवरी 2020 से धात्विक चूहे का वर्ष ईयर ऑफ मेटल रैट वहाँ शुरू हुआ था, जो 11 फरवरी 2021 को समाप्त हुआ। उसके पश्चात 12 फरवरी 2021 से धात्विक बैल का वर्ष मेटल ऑक्स वहाँ शुरू हुआ है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं फ्रेंड्स। मेथड इन द मैडनेस अय्यर परमेश्वरन। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, किसने लिखा है? पवन सी लाल। उसके बाद ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ द एम एस सुब्बुलक्ष्मी, केशव देसी राजू ने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन अभियान भारत व अमेरिकी सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास। भारत व अमेरिकी की थल सेनाओं का सालाना संयुक्त युद्ध अभ्यास राजस्थान में बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 8 से 21 फरवरी 2021 को संपन्न हुआ है। दोनों देशों की थल सेनाओं का यह 16वां सालाना युद्ध अभ्यास था। ऐसा पिछला संयुक्त युद्ध अभ्यास 2019 अमेरिका में जॉइंट बेस लुइस मैककॉन्ग वाशिंगटन में 5 से 18 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ था। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग संवर्धन वृद्धि के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों के मुकाबले में सहयोग इस युद्ध अभ्यास के उद्देश्यों में शामिल है। दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किए जाने वाले इस युद्ध अभ्यास का इस वर्ष यह 16वां संस्करण था। ऐसा पिछला 15वां युद्ध अभ्यास अमेरिका में सितंबर 2019 में व उससे पूर्व 14वां भारत में उत्तराखंड में चौबटिया सैन्य क्षेत्र में सितंबर 2018 में तथा 2017 में यह अमेरिका में लुइस मैककॉन्ग में सितंबर 2017 में संपन्न हुआ था। भारत व अमेरिका के बीच ऐसा संयुक्त अभ्यास प्रतिवर्ष दोनों देशों को मेजबानी में बारी बारी में आयोजित किया जाता है। इस वार्षिक युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई थी। चलिए कुछ दुर्घटना देख लेते हैं। एक्सीडेंट गोल्फर टाइगर वुड्स सड़क दुर्घटना में, कौन सा? गोल्फर टाइगर वुड्स सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल। विश्व के जाने माने अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स 23 फरवरी 2021 को लॉस एंजलिस में एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के समय वह स्वयं कार चला रहे थे तथा तेज गति से चलती हुई उनकी कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। उनके पैरों में चोट आई है। निकटवर्ती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी एसयूवी के एयरबैग खुल जाने के कारण उनका जीवन बच सका, किंतु टांगों में मल्टीपल फ्रैक्चर्स के चलते उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। चलिए विविध देख लेते हैं। IDEX 21 व NORDEX 21 IDEX इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन आबू धाबी में होने वाले द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का नाम है। इस वर्ष इसका IDEX 2021 आयोजन आबू धाबी के इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर पर 21 से 25 फरवरी को हुआ। 2 वर्ष के अंतराल पर होने वाली ऐसी आगामी प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2023 में होगा। IDEX 2021 के साथ ही नौसैनिक प्रदर्शनी NORDEX 21 नेवल डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन भी आबू धाबी में ही हुआ। इसमें भारत की ओर से INS प्रलय का प्रदर्शन किया गया। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट कुछ देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो इसको देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए राष्ट्रीय क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 के बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का क्या नाम घोषित किया गया है? तो देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। तो फिर से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 से 22 के बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डा बन रहा है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार एक हवाई अड्डा बना रहा है, ठीक है, जिसका बजट 2021-22 में बताया गया है। तो उस हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा है। चलिए, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे के लिए 101 करोड़, कितना फ्रेंड? तो देखिए 101 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया तथा घोषणा की कि इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। चलिए क्वेश्चन 2 है, दादा साहब इंटरनेशनल हवाई अवार्ड 2021 में
किस दिवंगत अभिनेता को क्रिटिस्ट बेस्ट अभिनेता पुरस्कार सम्मानित किया? सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के रहने वाले थे फ्रेंड्स, और उनकी अभी आकस्मिक मृत्यु हो गई है, जो कि मीडिया वाले सब बोल रहे थे कि सुसाइड उन्होंने किया है। ठीक है, तो उन्हें अभी हाल ही में दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में, ठीक है, क्या मिला है? क्रिटिस्ट बेस्ट अभिनेता से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत को। चलिए, मुंबई में 21 फरवरी 2021 को आयोजित दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को क्रिटिश सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म दिल बेचारा के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री का पुरस्कार क्रमशः अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए तथा दीपिका पादुकोण छपाक ने जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर रही है। चलिए, तीसरा देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 से किया है? तो अभ्युदय योजना के अंतर्गत पात्रता परीक्षा के आधार पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा, नीट, जेईई, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग व टीईटी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण एवं गठन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को कौन सा पूर्ण स्वदेश निर्मित युद्ध टैंक भारतीय सेना को सौंपा? तो देखिए, अर्जुन MK-1A भारतीय सेना को सौंपा है। ठीक है, भारतीय सेना को सौंपा है। कौन सा है? तो अर्जुन MK-1A। ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अवार्डी चेन्नई स्थित कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सीलरेशन CBRDE द्वारा उन्नत किस्म का अर्जुन MK-1A मुख्य युद्ध टैंक स्वदेशी तकनीक एवं संसाधनों द्वारा निर्मित किया गया है। यह इससे पूर्व बनाए गए अर्जुन MK-1 से उन्नत है। बिग बॉस 14 की विजेता ट्रॉफी किस टीवी अभिनेत्री ने फरवरी 2021 में जीती? तो कलर टेलीविज़न चैनल के लोकप्रिय शो बिग बॉस 14 की विजेता हिमाचल की टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिलायक रही तथा रनर अप राहुल वेद थे। चलिए, 6 नंबर देखिए। मुंबई में फरवरी 2021 में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2020 प्रतियोगिता की विजेता कौन सुंदरी रही? तो मनसा वाराणसी, तेलंगाना की रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना की रहने वाली है और नाम क्या है? मनसा वाराणसी। वाह, वाराणसी नाम है। बताइए, कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट कि वाराणसी तो भाई जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, नाम ही इनका वाराणसी है। मनसा वाराणसी। वाह, वेरी अजीब अमेजिंग नाम है। चलिए, तेलंगाना की रहने वाली है। कहाँ की? तेलंगाना की रहने वाली है। ठीक है, मनसा वाराणसी। ओके फ्रेंड्स, मनसा वाराणसी। चलिए, फेमिना मिस इंडिया 2020 प्रतियोगिता के फाइनल में तेलंगाना की मनसा वाराणसी मिस इंडिया वर्ल्ड मिस वर्ल्ड 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। विजेता रही उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह, रनर अप रही हरियाणा की मनिका श्योकंद। फेमिना मिस ग्रांड इंडिया बनी, जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2021 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ओके, चलिए 7 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स। 7 नंबर देखिए। भारत ने 19 फरवरी 2021 को कौन से 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो स्वदेशी एंटी टैंक गाइड मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र, क्या है? ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से किया गया। हेलिना भारतीय सेना में तथा ध्रुवास्त्र भारतीय वायुसेना में सम्मिलित की जाएगी। चलिए देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा 22 फरवरी 2021 को किस सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो VLSR सैम, स्वदेशी निर्मित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SAM के 2 सफल परीक्षण कम एवं अधिक रेंज के नेवी के लिए किए गए हैं। यह वेपन कंट्रोल सिस्टम से युक्त है। इंडियन प्रीमियर लीग की फरवरी 2021 में संपन्न खिलाड़ियों की खरीद में सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो क्रिस मॉरिस। ठीक है, सबसे महंगे बिके हैं कौन खिलाड़ी? तो क्रिस मॉरिस सबसे महंगे 16.25 करोड़ में बिके हैं। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी है? तो दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने, किस टीम ने खरीदा है फ्रेंड्स? तो देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने सर्वाधिक 16.25 करोड़ में IPL 2021 के लिए अनुबंधित किया है। चलिए,
देखिए आगे 10 नंबर, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए किंग्स 11 पंजाब टीम ने अपना नाम बदल कर नया नाम क्या रखा है? तो पंजाब किंग्स। पहले क्या था? 2021 किंग्स 11 पंजाब था, किंग्स 11 पंजाब। अभी क्या है? पंजाब किंग्स। उलट दिया है, पंजाब और सिर्फ किंग्स 11 को हटा दिया, ओनली पंजाब किंग्स रख लिया। 2008 में स्थापित किंग्स 11 पंजाब टीम ने स्वामी मोहित बर्मन, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा व करण पॉल है। स्वामी कौन कौन है? पंजाब टीम का स्वामी है, देखिए वो मोहित बर्मन, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा, करण पॉल है। मोहाली स्थित इस टीम ने अपना नया नाम पंजाब किंग्स रख लिया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 167 देशों के लिए फरवरी 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान है? तो 53वां स्थान है। ब्रिटेन के समाचार पत्र समूह इकोनॉमिस्ट ग्रुप की शोध इकाई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फरवरी 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 53वां है। पिछले वर्ष यह 2 स्थान ऊपर 51वां था। यह दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान 105 तथा चीन 151 का स्थान भारत से नीचे है। भारत के किस संघीय क्षेत्र यूटी के मुख्यमंत्री ने सरकार अल्पमत में आने के कारण त्यागपत्र फरवरी 2021 में दिया? तो पदुचेरी। ओके फ्रेंड्स, पदुचेरी का त्यागपत्र दे दिया। पदुचेरी में कांग्रेस की गठबंधन सरकार के अल्पमत में आ जाने के कारण वहां के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने त्यागपत्र दे दिए, जिसे राष्ट्रपति ने 22 फरवरी 2021 को स्वीकार कर लिया। पदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल चैंपियनशिप जीता? तो मनिका बत्रा। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल चैंपियनशिप जीता है? तो मनिका बत्रा। चंडीगढ़ में 18 फरवरी 2021 को आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की खिलाड़ी मनिका बत्रा ने रीथ रिसिया को हराकर जीता है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? तो टोक्यो, जापान। जापान में टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजित प्रस्तावित है। पूर्व में यह खेल जुलाई अगस्त 2020 में आयोजित होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण तिथियों में परिवर्तन किया गया। इन्हें टोक्यो ओलंपिक नाम से भी जाना जाएगा। फरवरी 2021 में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की लोकतंत्र सूचकांक 2020 की सूची में विश्व में शीर्ष स्थान किस राष्ट्र का है? तो नॉर्वे। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स सूचकांक 2020 में 167 देशों की सूची में नॉर्वे का पहला, इसके पश्चात क्रमशः आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा का स्थान है। सूची में सर्वाधिक कम लोकतांत्रिक देश उत्तर कोरिया है, जिसका स्थान सबसे नीचे 167वां है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया? तो 21 फरवरी को। संयुक्त राष्ट्र संगठन की संस्था यूनेस्को द्वारा 1999 घोषित मातृभाषा दिवस, जिसकी प्रेरणा बांग्लादेश से मिली थी, जहां 21 फरवरी 1952 को बांग्ला भाषा के लिए आंदोलन हुआ था। 2021 में इसका थीम है फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूशन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का कौन सा अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में 9 फरवरी 2021 को पहुंच गया? तो होप प्रोब मंगल के वातावरण का अध्ययन करेगा। संयुक्त अरब अमीरात का यह पहला अंतरिक्ष यान है। अमीरात अरब देशों का यह सफलता प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्र है। एसोसिएशन ऑफ 5 नंबर, देखिए एसोसिएशन ऑफ टेनिस फेडरेशन एटीपी के तत्वावधान में संपन्न दूसरे एटीपी कप टूर्नामेंट में कौन सा राष्ट्र विजेता बना? तो रूस। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में फरवरी 2021 में संपन्न एटीपी कप टूर्नामेंट में रूस इटली को हराकर विजेता बना। पिछले वर्ष एटीपी के पुरुषों के इस पहले कप टूर्नामेंट में सर्बिया विजेता रहा था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 18 से 22 जून 2021 में कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में होगा, लॉर्ड्स। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ की टीमें सम्मिलित है। विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, भारत। देखिए गुजरात में मोटेरा, अहमदाबाद में नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को किया तथा इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा गया है। इसमें 1,10,000 दर्शकों के बैठने का स्थान है। इथोपिया की किस महिला धावक ने 1500 मीटर दौड़ में 1 किलोमीटर 1500 मीटर मैंने
1500 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दौड़ में फरवरी 2021 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 1500 मीटर दौड़ में किसने बनाया है? गुडाफ सेगाय ने जीता है। इथोपिया की किस महिला धावक ने 1500 मीटर दौड़ में फरवरी 2021 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो गुडाफ सेगाय ने फ्रांस में लीवन में एक इंडोर एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 53.09 सेकेंड 53.09 सेकेंड में पूरी करके इस स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पूर्व इथोपिया की ही गजेब दिबाबा का 3 मिनट 55.17 सेकेंड का रिकॉर्ड था। उसे तोड़कर अभी किसने किया? तो गुडाफ सेगाय ने मात्र 3 मिनट 53.09 सेकेंड में 1500 मीटर दौड़ का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। भारत ने किस राष्ट्र के साथ 21 फरवरी 2021 को $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट LOC समझौता किया? तो मालदीव। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की मालदीव यात्रा के दौरान यह समझौता LOC संपन्न हुआ। इस समझौते से मालदीव की समुद्री एवं तटीय सुरक्षा प्रबंधों में प्रगति होगी, जिससे समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति स्थापना में सफलता मिल सकेगी। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल ली? म्यांमार। भारत के तो किसने किया? म्यांमार पूरा नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम ब्रह्मा था। तो म्यांमार में हाल ही में संपन्न आम चुनाव में ऑंग सांग सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी सफलता प्राप्त की थी तथा सेना समर्थित विपक्षी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप सेना ने ऑंग सांग सू की सहित अन्य नेताओं को नज़रबंद कर सत्ता अपने हाथ ले ली। इस सैनिक शासन का म्यांमार एवं विश्व के अनेक राष्ट्रों में विरोध हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। अमेरिका का कौन सा रोवर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा? तो परसिवियरेंस रोवर। नासा का रोवर परसिवियरेंस 18 फरवरी 2021 को मार्स ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। मंगल पर यह जेजोरो क्रेटर पर उतरा है। यहाँ यह जीवन की उपस्थिति की खोज करेगा। भारतीय अमेरिकी स्वाति मोहन इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में पुरुषों का एकल फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच। सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। यह जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम तथा 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। फरवरी 2021 में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने एकल महिला खिताब जीता? तो नोवामी ओसाका। किसने जीता है फ्रेंड्स? तो नोवामी ओसाका जापान के रहने वाली है। जापान की नोवामी ओसाका ने अमेरिका के जेनिफर ब्रॉडी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का एकल महिला खिताब जीता। ओसाका का यह दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इससे पूर्व 2019 में इन्होंने यह खिताब जीता था। ओसाका का यह 9वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कौन अफ्रीकी महिला 1 मार्च 2021 से महानिदेशक नियुक्त की गई? नगोजी ओकोंजो-इवेला। नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ओकोंजो यह पद प्राप्त करने वाली पहली महिला एवं प्रथम अफ्रीकन है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अफ्रीकी राष्ट्र के साथ 7 फरवरी 2021 को व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता करने की प्रस्ताव को स्वीकृत किया है? तो मॉरिशस। भारत और मॉरिशस के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौते में भारत 310 वस्तुओं को निर्यात करेगा, जिसे खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, वस्त्र और वस्त्र उत्पाद, आधार धातु, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सम्मिलित है। मॉरिशस भारत को 665 उत्पाद जिसमें फ्रोजन फिश, चीनी, साबुन, बियर, चिकित्सा उपकरण आदि सम्मिलित है, निर्यात करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर बनता है प्लीज़। तो प्लीज़ दोस्त लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि मेरे जो भी न्यू वीडियो आए आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार सेशन के साथ। ठीक है, बाय बाय।